क्या सिर्फ 6 लाइनों में एक तानाशाह की पूरी साइकोलॉजी को डिकोड किया जा सकता है? W.H. ऑर्डन ने अपनी एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कविता में बिल्कुल यही किया है। ये कविता समझिए तानाशाही को समझने की एक मास्टर की जैसी है, जो दिखाती है कि कैसे चंद शब्द सत्ता के पूरे कैरेक्टर को सामने लाकर रख सकते हैं। तो ये हैं वो 6 लाइनें। इसे एनालाइज करें उससे पहले बस एक पल के लिए इन शब्दों को ठहरने देते हैं। इन्हें सुनिए और महसूस कीजिए। इन 6 लाइनों में एक पूरी डरावनी कहानी छिपी हुई है। ठीक है, तो चलिए, ये रहा अपना रोड मैप। हम इस कविता को 2-2 लाइनों के हिस्सों में तोड़कर देखेंगे और समझेंगे कि ऑर्डन ने कैसे तानाशाही की साइकोलॉजी को परत दर परत खोला है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कविता लिखी गई थी 1939 के आसपास। ये वो दौर था जब ऑर्डन बर्लिन में थे और नाजीवाद को अपनी आंखों से उठते हुए देख रहे थे। तो जाहिर है जो पहला इशारा है वो हिटलर की तरफ ही जाता है। लेकिन ऑर्डन ने इसे इतनी होशियारी से लिखा है ना कि ये किसी एक तानाशाह की नहीं बल्कि हर दौर के हर तानाशाह की एक परफेक्ट तस्वीर बन जाती है। चलिए अब कविता की पहली लेयर को खोलते हैं, जो अपने पहले ही शब्दों से एक सवाल खड़ा कर देती है। और सवाल ये उठता है कि कविता तो पूर्णता या परफेक्शन जैसे एक पॉजिटिव शब्द से शुरू हो रही है, तो क्या ऑर्डन यहां किसी तानाशाह की तारीफ कर रहे हैं? अब इस पहली लाइन को जरा गौर से देखते हैं। ऑर्डन एक पॉजिटिव शब्द पूर्णता का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अगले ही पल इसके पूरे मायने पलट देते हैं। और यहीं ऑर्डन का जीनियस दिखता है। एक तरह की ऑफ अ काइंड, बस ये छोटा सा फ्रेज पूर्णता का सारा मतलब ही बदल देता है। मतलब ये कोई आम परफेक्शन नहीं है, बल्कि एक बिगड़ी हुई, एक खतरनाक परफेक्शन है। और इतिहास तो गवाह है ही कि हिटलर की वो परफेक्शन की तलाश इंसानियत के लिए कितनी बड़ी तबाही लेकर आई। ठीक है, तो तानाशाह को एक ट्विस्टेड परफेक्शन चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि वो इसे लोगों तक पहुंचाता कैसे है? इसका जवाब अगली ही लाइन में है, जो उसके कम्युनिकेशन के तरीके को बेनकाब करती है। कविता, एक तानाशाह और कविता, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो जाहिर सी बात है, यहां ऑर्डन का मतलब आर्ट से तो बिल्कुल नहीं है। वो किसी और ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहां जो कविता है वो असल में तानाशाह का प्रोपेगेंडा है। और ये शब्द गढ़ी या इन्वेंटेड, इसका इस्तेमाल बहुत चालाकी से हुआ है। क्यों? क्योंकि कविता तो रची जाती है, लेकिन तानाशाह हमेशा झूठ गढ़ते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये समझने में बहुत आसान होती है। इस टैक्टिक को कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन। मतलब तानाशाह बड़े बड़े मुश्किल मुद्दों को छोटे छोटे आसान नारों में बदल देते हैं। जैसा कि स्कॉलर जॉफ्री हिल ने बिल्कुल सही कहा है, तानाशाही को सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इससे होता क्या है? लोग सोचना बंद कर देते हैं और बस इमोशंस में बह जाते हैं। चलिए अब अगली 2 लाइनों पर चलते हैं। ये बताती हैं कि तानाशाह लोगों को मैनिपुलेट कैसे करता है और असल में उसके लिए क्या चीज मायने रखती है। ये लाइनें समझिए तानाशाह के तर्कश के 2 सबसे घातक तीर दिखाती हैं। पहला, लोगों की कमजोरियों की गहरी समझ, और दूसरा, मिलिट्री पावर के लिए उसका जुनून। एक तानाशाह अच्छी तरह जानता है कि देश, धर्म, पहचान, इन मुद्दों पर लोगों के इमोशंस को कैसे भड़काना है। और ये जो मुहावरा है ना, हाथ की पीठ की तरह जानना, ये सिर्फ गहरी जानकारी नहीं दिखाता, इसमें हिंसा का एक इशारा भी छिपा है। जैसे किसी को उल्टे हाथ से मारना, मतलब ये ज्ञान ही एक हथियार है। और उसका दूसरा हथियार, आर्मी और नेवी, जो उसके ईगो और कंट्रोल की भूख को मिटाते हैं। और अब हम आते हैं इस कविता की सबसे चिलिंग, सबसे दिल दहला देने वाली आखिरी 2 लाइनों पर। यहां तानाशाही का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है और उसके नतीजे बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। जरा इन 2 लाइनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ जबरदस्ती की हंसी है और दूसरी तरफ असली मौत। ये जो सम्माननीय सीनेटर है ना, ये असल में बस चमचे हैं, चापलूस। उनकी हंसी असली नहीं, खोखली है, बस अपने लीडर को खुश करने के लिए। लेकिन असली झटका तो अगली लाइन में लगता है। तानाशाह के आंसू, जो शायद खुद एक नाटक हैं, अपने पीछे असली भयानक मौत छोड़ जाते हैं। और यहीं पर ऑर्डन की ब्रिलियंस अपने पीक पर पहुंचती है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतिहास से एक लाइन उठाई। एक बहुत ही नेक शासक थे विलियम द साइलेंट। 1584 में जब उनकी मौत हुई तो लिखा गया, जब वो मरा तो गलियों में छोटे बच्चे रोए। ऑर्डन ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक शब्द बदला, रोए को मर गई कर दिया।
और बस इस एक शब्द के हेर-फेर से उन्होंने इतिहास की सबसे पावरफुल और झकझोर देने वाली लाइनों में से एक बना दी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये कविता सिर्फ हिस्ट्री का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जिंदा चेतावनी है। इस कविता की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी यूनिवर्सैलिटी। क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, ये हर उस लीडर पर फिट बैठती है जिसमें ये सारी खासियतें हों, फिर चाहे वो किसी भी दौर का हो या किसी भी जगह का। और यहीं पर हमें लिटरेचर का वो यूनिक रोल समझ आता है। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा गया है, कवि इतिहास को एक अलग तरीके से बयान करेंगे। वो उन सच्चाइयों को सामने ला सकते हैं जिन्हें ऑफिशियल हिस्ट्री अक्सर या तो छिपा देती है या फिर इग्नोर कर देती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, ये कविता लिखी तो गई थी करीब करीब एक सदी पहले, लेकिन इसकी आवाज आज भी इतनी साफ क्यों सुनाई देती है? इन 6 लाइनों में हमारे आज के समय के लिए कौन सी चेतावनी छिपी है?